दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सभी पुरानी स्कूल बिल्डिंगों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों के ऑडिट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ऑडिट के मुताबिक दिल्ली में हर 10 में से एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग छात्रों के लिए असुरक्षित और खतरनाक है। इनमें से 7 को जल्द ही गिराया जा सकता है। जर्जर स्कूलों को लेकर सख्त हुई रेखा सरकार। जर्जर स्कूल भवनों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला। सरकार की ओर से स्कूलों के कराए जाएंगे ऑडिट। दिल्ली के 108 स्कूल भवन पाए गए असुरक्षित। इनमें से 54 स्कूल भवन हो चुके बेहद जर्जर। उन्हें गिराने से पहले उनके ऑडिट कराने का फैसला। 7 स्कूल भवन ऐसे जिन्हें गिराने की मंजूरी मिली, अगले कुछ महीनों में गिराए जा सकते हैं जर्जर स्कूल भवन। सरकार सभी पुराने स्कूलों की सुरक्षा जांच कराएगी। जर्जर इमारतों की जगह भूकंपरोधी स्कूल भवन बनाए जाएंगे। 27 खाली सरकारी भूखंडों पर नए स्कूल बनाने की भी घोषणा। निर्माण के दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। इन हालातों को देखकर जहन में कुछ सवाल उठते हैं। दिल्ली में कितने स्कूल भवन जर्जर, कितने खस्ताहाल स्कूल भवन होंगे ध्वस्त, कितने जर्जर स्कूल भवन बनेंगे? दिल्ली में कैसा है शिक्षा मॉडल? सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार कितनी गंभीर, बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर कितने गंभीर? अब देखना ये होगा कि रेखा सरकार राजधानी में सरकारी स्कूलों की कितनी कायापलट करती है और दिल्ली में कैसा शिक्षा मॉडल पेश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अहम सवाल अब आपके सामने रखता हूं। सवाल नंबर 1 ये है कि दिल्ली में कितने स्कूल भवन इस समय जर्जर अवस्था में हैं, और सवाल नंबर 2, सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार इतनी गंभीर हो चुकी है, कितनी गंभीर है सरकार, ये सवाल पूछेंगे। और बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर कितने गंभीर इस समय हालात बन चुके हैं। अब ऐसे में ये 3 सवाल पूछे जाने बहुत ज्यादा जरूरी भी है। इन सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहने वाली है, क्योंकि सरकार तो संजीदा है, क्या विपक्ष भी संजीदा हो चुका है इस मामले को लेकर? क्योंकि जिन सरकारी स्कूलों के बूते पर वर्तमान का विपक्ष, पूर्व सरकार दावा करती थी, अपनी बड़ाई करती थी, अब उन्हें लेकर तो वर्तमान सरकार ने कहा कि जर्जर अवस्था में स्कूल है। सवाल नंबर 2 ये है, सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार कितनी गंभीरता के साथ काम कर रही है। और सवाल नंबर 3, बच्चों की सुरक्षा और भविष्य के लिए क्या प्लान है। दिल्ली में कितने स्कूल और विद्यार्थी हैं वो आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से। इन स्कूलों में लगभग 44.1 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। कुल 1270 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं। इन स्कूलों में लगभग 44 लाख, लगभग 45 लाख मानकर चलिए बच्चे हैं। और इनमें से अब सरकार का फोकस इस पर है कि भाई कौन कौन से स्कूल हैं जो जर्जर अवस्था में। और ये मत भूलिएगा, अभी फिलहाल ये मानसून का महीना अब देखने को मिल रहा है, और इस पर देखने की बात ये होगी कि अब सरकार आने वाले समय में क्या प्लान अपनाती है। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु पांडे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ ऑन स्क्रीन आ चुके हैं, पैनल में नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अब दीपक शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। निपुण आलम बयान, कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं देवेंद्र प्रमुख जी, अब सरकार संजीदा हो गई है इस चीज को लेकर कि दिल्ली में स्कूल भवन किस अवस्था में है। अभी 7 स्कूलों को तो हाथों हाथ तुरंत जमींदोज करने के आदेश भी जारी हो गए हैं कि भाई ये तो इस लायक ही नहीं है कि बच्चे यहां पर एक दिन भी पढ़ पाए। देखिए बसंत सर, मेरी आवाज मिल रही है? जी साहब, आपकी आवाज आ रही है, सुन पा रहा हूं, बताइए। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। वो दिखता है और दिखने के बाद सत्य जो है वो जनता के बीच में जाता है। हमारा यही कहना था, जब सरकार हमारी नहीं थी दिल्ली में, विपक्ष के नाते इस चीज को बहुत गंभीरता से उठा रहे थे। जो दिल्ली की शिक्षा नीति पर जिस तरह से केजरीवाल सरकार अपनी जो है चर्चाएं कर रही है, या जिस तरीके से
अपनी पीठ थपथपा रही है, उसमें घना बड़ा झोल है। और वो झोल ये है कि हम पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आने के बाद जो है इतना लोड है कि दिल्ली के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन सच्चाई जनता को बतानी बहुत जरूरी थी कि ये लगभग हमने जो 108 स्कूल की बात आप डिबेट वहां चर्चा में हो रहे हैं, और 54 स्कूलों की क्या स्थिति है, और 7 जो है उसको तो तोड़ने का जो काम है वो भी लगभग शुरू हो गया है। तो यही चीज हम जो है आज प्रत्यक्ष में आ रही है कि अगर इतनी अच्छी शिक्षा नीति थी, अगर एक एक कमरे के लिए 4 से 5 करोड़ या 10-10 करोड़ रुपया कहीं खर्च हुआ है, तो फिर वो इतनी जर्जर स्थिति कैसे खुद की आज शिक्षा की या इन स्कूलों की कि आज हमें ये तोड़ने की स्थिति आ रही है। और एक एक चीज को वो भी जांच के अनुसार, जब उसको पूरा पैनल ये डिक्लेयर कर देता कि ये बच्चों के लिए खतरा बन चुके हैं, बड़ी घटना हो सकती है, तभी ये निर्णय लेने का काम सरकार ने किया है। कोई जल्दबाजी में नहीं किया, कोई द्वेष में नहीं किया, पूरा इसका परीक्षण किया गया। वर्षों इसमें लग गए हैं हमें इस चीज को क्लियर करने में, और सुधारने में तो और लंबी बात है। हमने कई चीजों पर सवाल उठाए थे। हमने शराब नीति को भी इसीलिए हमने जो है विधानसभा प्रतिपक्ष के रूप में रामवीर सिंह विधोड़ी उस समय जो है प्रतिपक्ष के नेता थे, तब के साथ लेकर आए थे, पूरी फाइल के साथ लेकर आए थे। तो इस सरकार ने कही थी मुक्की खानी पड़ेगी, हमने कहा था जेल जाना पड़ेगा। और सरकार में रहते हुए उसी सरकार में उसी मुख्यमंत्री को और कैबिनेट को जेल जाना पड़ा। आज फिर मैं आपको ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि ये जांच का विषय भी है भाई। ये आखिर गबन और घोटाले हुए कहाँ है, कहाँ इतना पैसा आपने खर्च किया है मॉडल के तौर पर, जिस तरीके से मकान या बाथरूम में ही लग गया सब पैसा, या कहीं स्कूलों में जब जगह लगा था। ये तो सरकार करेगी जो जिम्मेदारी है। ये स्कूल जो है नए सिरे से बनने भी हैं, और बच्चों की सुरक्षा से जो दिल्ली के विकास की बात है उसे मैं थोपना नहीं चाहता, उसमें सरकार स्पष्ट है। वो काम जो हमने तय किए हैं वो मानक के अनुसार पूरा करेंगे। अब दिल्ली की स्थिति, जल भराव पे डिबेट कितनी होती थी, पूरी गर्मी में 10 डिबेट हम पानी। अरे सर अभी जल भराव पे तो अभी डिबेट हो जाएगी। एक बार थोड़ा बारिश तो और पड़ने दीजिए प्रमुख साहब, आप अच्छे से जानते हैं ऐसा नहीं है कि भाई दिल्ली से जल भराव एकदम खत्म हो गया। मुझे ये बताइए कि जो 7 स्कूल तोड़े जाएंगे, जो 7 स्कूल, क्या मैंने तो कह दिया। हाँ, मैं तो उससे भी आगे जा रहा हूं बच्चन जी। वो चीज खत्म हो ली कि दिल्ली में पानी पर कितनी डिबेट करते थे आप, अप्रैल मई जून तक कितनी डिबेट करते थे कि आज दिल्ली का पानी, आज यमुना का पानी आज खत्म हो गया, आप फलां से लगा। कोई डिबेट करने की जरूरत पड़ी है क्या? सर अभी थोड़ा समय रुक तो जाइए प्रमुख साहब, थोड़ा सा समय वेट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पहले होने तो दीजिए। मुझे ये बताइए अभी फिलहाल निपुण आलम्बियान जी भी हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। आलम्बियान साहब आपका भी स्वागत है ZDNH पर। अब प्रमुख साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 7 स्कूल जो तोड़े जाएंगे, अब इनमें सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं, भाई कब तक आप नए स्कूल बनाएंगे? क्या डेडलाइन है? बच्चे जाएंगे कहां? इतना शैक्षणिक सत्र तो खराब हो जाएगा ना। क्या प्लान है सरकार? देखिए, एक ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको इसे क्लियर कर रहा हूं, सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। उन बच्चों को जहां भी जिस तरीके से स्कूल को मर्ज किया जा सकता, जोड़ा जा सकता, उनकी व्यवस्था तय की जाएगी। किसी बच्चे की एक दिन कोई शिक्षा नहीं रुकेगी। जिन स्कूलों के बच्चों को कहीं ना कहीं जैसे भी, सर मैं वही तो रोड मैप जानना चाहता हूं प्रमुख साहब, कहीं ऐसा ना हो कि भाई जिन स्कूलों को चिन्हित किया गया, दर्शक जुड़े हों, उनके बच्चे उनमें पढ़ रहे हों, कम से कम प्रमुख साहब ही क्लियर कर दे कि भाई मानसून में अगर छुट्टी पड़ती है बारिश की, तो उसके बाद बच्चे को कौन से स्कूल में भेजना है, क्योंकि जिसमें वो पढ़ रहे होंगे वहां तो सरकार तैयार है पीला पंजा लेकर। जर्जर अवस्था में है जी, 7 स्कूल तोड़ दीजिए, जाएंगे कहां बच्चे पढ़ने फिर? बसंत सर मैं वही चीज क्लियर कर रहा हूं आपको कि ये चीज तय की जाएगी। इसके लिए एक पैनल तय होगा, और ये स्कूलों की व्यवस्था कर कर आसपास जिसका जितना नजदीक पड़ेगा उसी तरह से वो सेटिंग होगी। वो आपको क्लियर चलेगी, और ये क्लियरिटी के साथ मैं आप कह रहा हूँ व्यवस्था होगी। व्यवस्था जब प्रत्यक्ष में आपको दिखेगी तब मैं बोलूंगा। अभी थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, किसी चीज पर अग्रिम चीज बोलना अच्छा नहीं लगता। बिगड़ तथ्य डिबेट में बहुत लोग सुनते हैं। डिबेट में आपके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं सर, इसके अलावा तो कोई नहीं है, और हमारे दर्शक देख रहे हैं इस समय। आपके पास मैं लौटूंगा। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता लगातार विष्णु पांडे जी हमारे साथ है। पांडे साहब, प्रत्यक्ष को तो कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे कह रहे हैं देवेंद्र प्रमुख। भाई आम आदमी पार्टी ने जिस बेस पर अपनी पूरी बढ़ा चढ़ाकर एक इमेज दिल्ली की जनता के सामने बनाई कि भाई ये शिक्षा नीति हमने स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया, अब सरकार कह रही है कि भाई 100 से ज्यादा स्कूल तो ऐसे हैं भाई जिनमें बच्चों का जाना सुरक्षित है।
बसंत जी, देवेंद्र जी को शायद थोड़ा सा मेरे हिसाब से वो स्टडी करके नहीं आए हैं। एक बात बताइए, 1200 स्कूल टोटल है। जिन स्कूल, ये जो ऑडिट का स्ट्रक्चर भारत सरकार ने 12 साल में मोदी जी ने बनाया ही नहीं है कि भैया बिल्डिंग का ऑडिट कब होना है कब नहीं होना। हमने भी ऑडिट कराया था, पहली बात। दूसरे, बिल्डिंग का ऑडिट होना स्ट्रक्चर, और ये रूटीन चेकअप है। अब समझिए, हर 2 साल 3 साल 4 साल में जब भी कोई सरकार आती है या वो ऑडिट करवाती है। बात ये जो बिल्डिंग है, जो 7 बिल्डिंग है, 54 बिल्डिंग है, 108 बिल्डिंग है, ठीक है, ये 30 साल 40 साल 50 साल पुरानी बिल्डिंग है। और ये रूटीन चेकअप है किसी भी डिपार्टमेंट का। ये रूटीन चेकअप है, बिल्डिंग तोड़ना, फिर ऑडिट करना और नए बनाना। आप समझिए, इसमें विपक्ष का, पहली सरकार का क्या रोल था, आप बताइए ना भाई। हमने भी सरकार काफी बिल्डिंग ऑडिट कराया, उसे तोड़ा, नए स्कूल उनपे बनाए। तो अगर ये सरकार ऑडिट करा रही है और उसको अगर उसमें स्कूल हैं, ऐसा नहीं है। ये अभी जो 7 स्कूल की बात कर रहे हो आप, अब ये नहीं पता चला अभी कि वो स्कूल के नाम क्या है, पहला। दूसरा, वो स्कूल हमारे समय से खाली थे या नहीं थे। अब सोचिए, ये भी तो हो सकता है ना, क्या पता स्कूल हमने ऑर्डर दे रखे हो, ये स्कूल खाली है, इनको तोड़ना है, इनको रीडेवलप करना है। और ऑडिट हुआ है तो क्या चीज है? देखिए, ऑडिट होना ये सब रूटीन काम है बसंत जी। इस रूटीन पे काम होना, बिल्डिंगें बनाना, बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बिल्डिंगें बनाना, काम करने, इसमें कोई बुराई नहीं है। सरकार अपना काम करे, अच्छी बात है। प्रश्न पता है कहाँ उठता है? प्रश्न ये उठता है कि 108 जो बिल्डिंगें होती हैं, वो करीबन मोटा मोटा 8% है। 1270 स्कूल है, 8% के आसपास हो गई। और जो भी 7 स्कूल बनाना चाह रहे हैं, 0.5% है टोटल गवर्नमेंट स्कूल का। तो इतना बड़ा तो वेरिएशन है नहीं है कि भैया 1200 स्कूलों में से 500 स्कूल निकल गए, जज्जर स्कूल जो हमारी सरकार सो रही थी। ये 8%, और जो बना रहे हैं 7 स्कूलों को, जो बिल्कुल ही वो 0.5% है, जो 50 साल 60 साल पुराने स्कूल हैं, 40 साल पुराने स्कूल हैं। तो देखिए, इतना वेरिएशन तो आएगा ना भाई। जब बिल्डिंग बनाएंगे और बच्चों की सुरक्षा में तो कोई भी सरकार कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। तो ये तो रूटीन काम है। दूसरी बात, मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि जिस तरीके से 1.5 साल की सरकार में मेडिकल में ओवर प्राइस ओवर कोट चीजें ली गई, तो क्या गारंटी है कि ये जो मामले जब टेंडर जारी होंगे और जो बिल्डिंगें बनाई जाएंगी वो ओवर प्राइस ओवर कोट नहीं होंगी? ये इन्होंने, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, एक प्रूफ दिखा दे कि एक क्लासरूम पे 4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इनके मन में जो मन में आ रहा है वो ये बोले जा रहे हैं। एक क्लासरूम पे 4 करोड़ रुपए कोई कॉस्ट होती है क्या? अरे आप अपना उठाइए, मेडिकल का वो उठा के देख लीजिए, जो अभी आपने टेंडर पास किया है। आप राजीव नारायण को ढूंढ नहीं पा रहे हैं आप, ठीक है? तो मुद्दा यही है कि जो टेंडर पास हुए हैं, क्वेश्चन ये उठा, टैक्स पेयर का पैसा ओवर प्राइस है, ओवर कोट ना हो जाए, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। और ऑडिट होना ये रूटीन काम है बसंत जी। इसमें तो कोई भी सरकार है वो अपना काम करे। स्कूल लगता है कि स्कूल ठीक नहीं है, तोड़े उसको, बनाए। इसमें हमें कहाँ ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन ये नहीं, आपको तो ऑब्जेक्शन नहीं है ना, लेकिन बीजेपी तो इसके पीछे यही कह रही है कि भाई जो पूर्व की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार, जो हमेशा दिल्ली की जनता के सामने यही कहती रही कि भाई दिल्ली के स्कूल है, दिल्ली की पहचान, तो वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हमने सरकारी स्कूलों को। यहाँ पर तो सरकारी स्कूलों की तो बात कर रही है बीजेपी कि भाई इस अवस्था में ही नहीं है कि सर बच्चे जाकर पढ़ जाए वहां पे। नहीं बसंत जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। 1270 स्कूल में ऐसा तो है नहीं कि जो स्कूल बन गए वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। भाई 7 स्कूल हैं, वो 0.5% है। इतना वेरिएशन तो कहीं भी आएगा। मैंने क्या बोला? क्या 1270 स्कूल में से 500 स्कूल है क्या? वो क्या 600 स्कूल है क्या? 108 स्कूल तो चिन्हित कर लिए ना। 0.8%, वो 8% हुआ सर। और वो भी 40 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं जिनकी मतलब बात कर रहे हैं। जिम्मेदारी नहीं थी सरकार की। नहीं, आप समझिए ऑडिट का। समझिए मेरी बात को समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑडिट का कोई भी रूटीन सेंट्रल गवर्नमेंट डिजाइन किया ही नहीं है कि 3 साल में होगा, 5 साल में होगा। सरकार बदलती है, अपना वो ऑडिट कराती है। उसे लगता है कि हाँ, ये बिल्डिंग का जो रेशियो है अभी ठीक है, चल सकता है, ठीक है, मेंटेनेंस है तो ठीक हो सकता है। अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है, अगर 108 स्कूल इन्होंने इस साल 1.5 साल में चिन्हित किए हैं, तो भैया पिछले 1.5 साल मरम्मत भी हुई होगी। तो इसका मतलब ये 1.5 साल बाद आप जग रहे हो कायदे से, तो पिछले साल जगना चाहिए था। चलिए उस पर बात नहीं करते हैं। मेरा तो मतलब क्वेश्चन ये कर लीजिए, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा तो बस क्वेश्चन ये है कि जो ओवर प्राइस ओवर कोट जो मेडिकल में जो घोटाला भी सामने हुआ है, क्या ये स्कूल के बिल्डिंगों में भी होगा? ये मैं पूछना चाहता बस इनसे, क्या वो उसे पाया जाएगा? सर वो तो देखिए बाद की बात है ना। अगर वो होगा तो वो भी जग जाहिर होगा। ऐसा तो नहीं है कि बात दबी रह जाएगी, है कि नहीं? नहीं। उसके लिए तो आप हैं, तो उठाने के लिए क्या दिक्कत क्या है?
लौटूंगा आपके पास। ठीक है पांडे साहब आपके पास लौटूंगा। दीपक शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। अब दीपक शर्मा जी, 108 स्कूल ऐसे हैं जो कि असुरक्षित बताए जा रहे हैं बच्चों के लिए। अब ऐसे में अगर आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं, तो दीपक शर्मा क्या है सोचेंगे भाई कि किसी सरकारी स्कूल में अब अपने बच्चों को भेज दूं जिन्हें सरकार असुरक्षित घोषित कर रही है? जी बसंत जी, आपको नमस्कार। जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज अगर जिस विषय पर हमारी चर्चा हो रही है, आज विषय है शिक्षा का, और शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने की बात जब आती तो उसका विषय तो पीछे छूट गया। लेकिन आज चर्चा हो रही है बिल्डिंगों के ढांचे को मजबूत करने की, कि बिल्डिंगें सुरक्षित है या नहीं है, उनमें जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो सुरक्षित है या नहीं है। चर्चा इस बात पर हो रही है। शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की बात तो शायद लगता है हाशिए पर चली गई। बात आगे बढ़ाते हैं और तथ्यों पर बात करते हैं। 10 सितंबर 2026 का मैं आपको जो रिपोर्ट है वो बता रहा हूं। 703 स्कूल्स दिल्ली के, उसके अंदर 59 स्कूल्स में सुचारू पानी की व्यवस्था नहीं, 22 में टैंकर से सप्लाई, 10 में वाटर सप्लाई है ही नहीं, 64 बोरवेल और समरसेबल पर निर्भर। ये मैं आपको एक मूलभूत जो सुविधा की बात कर रहा हूं, मैं आपसे इसको छूते हुए निकलूंगा। मैं आते हैं एमसीडी, जो इस आज का विषय है, इसी के ऊपर बात करते हैं। एमसीडी स्कूल्स, ये 2023 की न्यूज रिपोर्ट से मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं। 9 लाख बच्चे एमसीडी स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं। 1565 लगभग स्कूल्स हैं और 31% स्कूल्स की बिल्डिंग्स जर्जर हालत में है। ये रिपोर्ट बताती। कौन चर्चा करेगा इस पर? क्या आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे? और ये विषय अनछुए रह जाएंगे, इन पर कभी चर्चा नहीं होगी? क्या दोषारोपण होता रहेगा और ये विषय हाशिए पर रहेंगे? कौन जवाब देगा इसका कि ये जो न्यूज रिपोर्ट है ये बताती है 30% स्कूल्स जर्जर हालत में हैं। तो हम पूछना चाहते हैं, हम तो दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहते हैं कि कितने स्कूल्स की मरम्मत हुई, कितने स्कूल्स की लोकेशन को चेंज किया गया और कितने स्कूल्स में सेफ्टी सर्टिफिकेट दे दिया गया? पहली बात, ये तथ्यों में बात कर रहे हैं। आते हैं 11 सितंबर 2026 पर, और मैं आपको टिप्पणी बताना चाहूंगा जो एक वास्तविकता का दर्पण है और जिस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इसको ग्लोरीफाइंग स्टेडिंग इन 3 स्टेट्स, दिल्ली हाई कोर्ट टेल्स स्टेट गवर्नमेंट, ये दिल्ली गवर्नमेंट से सवाल जब माननीय न्यायालय ने किया तो उन्होंने रिजल्ट का हवाला दिया उसके अंदर कि हमारे स्कूल्स के रिजल्ट अच्छे हैं। तो उसमें क्या टिप्पणी हुई कि आप पढ़िएगा जाकर। सवाल इस बात का कि हर बात में आज अगर आप देखें, आपने जो विषय उठाया कि कुछ स्कूल्स को चिन्हित किया गया, हम सवाल उठाना चाहते हैं कि आप आंकड़ा दीजिए कि दिल्ली के अंदर कितने स्कूल्स हैं, कितने आपने ऑडिट किए, ऑडिट में कितने स्कूल्स को सेफ्टी सर्टिफिकेट दे दिया, कितनी बिल्डिंग्स अनसेफ हैं, कितनी बिल्डिंग्स में मरम्मत की आवश्यकता है और कितनी बिल्डिंग्स में आपको बच्चों को जो दूसरे स्थान पर स्कूल प्रोवाइड करके उनकी शिक्षा के अंदर व्यवधान न पड़े ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। बात आंकड़ों पे होनी चाहिए। बात ये नहीं होनी चाहिए कि उनकी सरकार में क्या हुआ और हमारी सरकार में हम क्या कर रहे हैं। और अभी बात हो रही थी कि पानी की किल्लत की तो बात हुई नहीं। अरे आप समस्या को समस्या मानेंगे तभी तो चर्चा होगी ना उस पर। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। ठीक है दीपक जी, आपके पास लौटूंगा मैं। निपुण अलम्बियान साहब लगातार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। अब अलम्बियान साहब, ये जो मुद्दा इस समय है कि भाई स्कूलों को जर्जर घोषित कर दिया गया। 7 स्कूल तो ऐसे हैं भाई जिनमें बच्चे कल जा ही नहीं सकते हैं, पढ़ ही नहीं सकते। वो कभी भी इमारत गिर जाएगी। अब तो मानसून का सीजन, बरसाती सीजन वैसे ही चल रहा है, उससे पहले सरकार ने कर लिया, वो अच्छी बात है। लेकिन
इसके माध्यम से कहीं ना कहीं क्या राजनीतिक फायदा भी भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही है? फिर अभी फायदा लेने का आखिर मुझे पता नहीं कि भाई इस समय तो क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा बीजेपी को, लेकिन ये तो जरूर है ना कि पिछली सरकार पर तो निशाना साध दिया बीजेपी ने कि भाई शिक्षा नीति को लेकर बात कर रहे थे ना आम आदमी पार्टी वाले। यहां पर स्कूल का हाल देख लीजिए आप। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा की बात, ये तो राजनीतिक रूप से देखिए पंजाब के चुनाव हैं और इस समय आप जानते हैं कि जैसे केजरीवाल जी लगे हैं कि हनुमान जी और सब कुछ शुरुआत उन्होंने किया है राम मंदिर का मुद्दा बनाकर, जिसको दिल्ली की राजनीति में पंजाब की चुनाव को साधने के लिए भी एक तरीके से आप उसको देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी अपनी प्लानिंग करेगी, ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज को एक उस प्रकार का राइट्स है भी कि भाई वो पिछली सरकार को या अगली जो आने वाली सरकारें हैं उसके लिए चुनाव का मुद्दा बनाए और कमियों को गिनाए। लेकिन ये बात तो सही है कि अगर 108 हम अगर भवनों की बात करते हैं, जिनमें आपने खुद ही बताया कि 7 को तो ध्वस्त की मंजूरी मिल गई है और 54 पे कार्रवाई की हम पहचान करके जल्दी इसको सॉर्ट आउट करेंगे और 108 को गिराना, तो मैं मानता हूं इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, शिक्षा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा से बड़ी महत्वपूर्ण तो सुरक्षा है। अगर वही स्थिति खराब हो जाती है जैसे बारिश में या उसके बाद भी अगर गिर जाता है बिल्डिंग, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन बड़ी बात यह है जो मुझे लग रहा है कि जो बच्चे 108 विद्यालयों से हटेंगे उनके बारे में किस प्रकार की स्थिति बनाई जाती है, उनके लिए दूसरे एक हम लोग शिक्षा के अधिकार को देखते हैं तो एक रेडियस तय है कि उस रेडियस के अंदर ही आपको विद्यालय को प्रोवाइड कराना होगा। अब उसमें स्थिति बनती है और कैसे सरकार उसको लेके चलती है, ये एक बड़ी बात होगी। वैकल्पिक व्यवस्था सरकार क्या बना रही है, कैसे उसको वहां तक बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना या नई बिल्डिंग बनने के बाद गिराया जाए, इस तरह की कुछ व्यवस्था को कहीं ना कहीं हल निकालना पड़ेगा। ये हो सकता है कि पैरेलल उसी बिल्डिंग के अंदर हमारे 3-4 कमरे गिरा दिए जाए, नए कमरे पहले बन जाए। उस तरह की चीजों को लेकर मुझे लगता है कि चीजों को सरकार को सोच के चलना पड़ेगा ताकि बच्चों की पढ़ाई का भी समस्या ना हो और किसी तरह की और प्रॉब्लम इसके अंदर ना आए। जी अभी फिलहाल लेकिन सरकार की तरफ से जो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम देखने को मिला एपिसोड, तो आप भी देख ही रहे होंगे भाई कि चिन्हित कर लिया गया 7 स्कूल जो ऐसे हैं जिन्हें तुरंत गिराए जाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी पर सीधा वार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या इसे पंजाब तक लेकर जाया जाएगा क्या? मैं तो देखिए मान यही रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो एक मॉडल बनाया गया था शिक्षा मंत्री जी का, मनीष सिसोदिया जी का, ये स्कूल बड़े चकाचक है। देखिए केजरीवाल जी ने कोशिश ये की थी कि हम बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। केजरीवाल जी का पूरा इमेज बनाने का प्रयास ये था कि मैं बच्चों के एजुकेशन फोकस कर रहा हूं। और देखिए सरकारी स्कूल में कौन बच्चे पढ़ते हैं? जाहिर सी बात है कि जो एक सामान्य परिवार है या सामान्य से लो परिवार है, वो एक वोट बैंक परंपरागत रूप से मानते हैं कि वो आम आदमी पार्टी का रहा है और निश्चित रूप से वही वोट बैंक आपको पंजाब में देखने को मिलेगा जब हम देखते हैं कि ऐसी सी बातें आई कि विधायक किसको बना, किसको टिकट दिया गया, कि एक छोटा सा ठेले पे काम करने वाला व्यक्ति है। मतलब इससे कि जब एक इमेज बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं अपील करती है आम मतदाताओं को, उसको बीजेपी वहां ना लेके जाए सब पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राम मंदिर का मुद्दा बना तो उसके कार्ड के रूप में जो केजरीवाल ने गुड गवर्नेंस में एजुकेशन को प्रमुख रूप से रखा था, तो उसका कार्ड भी इसको हम देख सकते हैं कि बीजेपी कल को कहेगी कि आप जिस पे डुबडुबी बजाते थे, भाई शराब पे तो अच्छी खासी इमेज खराब हुई है ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की, तो एजुकेशन के नाम पर उनका बहुत फोकस था कि हमने एजुकेशन पे काम किया है, तो उसको कहीं ना कहीं एक इमेज बनाने का प्रयास की। इससे ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़ रहे थे कि हमको 108 बिल्डिंग गिरानी पड़ी। अगर कोई बच्चा उसमें दुर्घटना हो जाती, किसी बिल्डिंग को गिर जाती, तो क्या स्थिति होती, वो इमेज आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगी पंजाब के चुनाव में भी। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। बीजेपी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब प्रमुख जी, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी साथी तो कह रहे हैं भाई इसमें क्या घोटाला संभाल लेंगे आप टेंडर का? देखिए बसंत जी, मैं एक चीज और कहूंगा, जब हम डिबेट में हो और अच्छी डिबेट चल रही हो तो उसमें क्वेश्चन वही रहे कि बहस का विषय ना बने, बहुत कम समय मिलता है। जब कोई तथ्य हो आपके पास तो हम इसमें स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। हमेशा जो उंगली उठाई है उसका आज तक भी तथ्य दे रहे हैं, यही हमारी क्वालिटी है। इसी का परिणाम है कि हम 22 प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, सेंटर में तीसरी बार हम हैं। जनता का विश्वास जीतने के लिए रात दिन हम काम करते हैं, 24 into hours
7 into आवर्स काम करने का परिणाम होता है कि हम सरकार बनाते हैं। अपनी नीतियां, अपने कार्य करने के तरीका, उसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी मुद्दा हो, उसको क्लियरिटी के साथ जनता के साथ लाते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार की बात आती है तो मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आपको बोलते हैं कि चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। जैसे अब केसेज की बात, उत्तर प्रदेश में पहले भी क्राइम था, या और प्रदेशों में, दिल्ली के भी हालत आप देख रहे थे क्या है। हम दर्ज भी कराते हैं, और दर्ज कराने के बाद जब वो रिकॉर्ड आता है एनसीआरबी का, जिसे विपक्ष के लोग लेकर बैठते हैं, जो हमारी पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठाते हैं, उन्हें तथ्य के साथ बताते हैं कि इतने % दर्ज हुआ और उतना % जो है 90 हुआ, तो 98 हमने क्लियर किया ऑन एविडेंस, विद आप एविडेंस के साथ बात करा रहा हूं, सबूत के साथ कि उसे क्लियर किया। अगर आप हम पर कोई सवाल उठा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार की आपको कहीं से बू आ रही है, तो आप जो है विपक्ष में बैठकर, आपकी पहली जिम्मेदारी, प्राथमिकता यही बनती है कि पढ़े लिखे बहुत हो आप लोग, और सर्टिफाइड वकील भी विपक्ष के पास हमसे ज्यादा मजबूत है। अगर सरकार नहीं सुनती तो माननीय कोर्ट के माध्यम से, और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक तो रात को गेट खुलकर आतंकवादी छूट जाते थे इसी देश में, इसी लॉ में, इसी भारत के कानून में। क्या आप FIR नहीं हो सकती है सरकार की तरफ पे? सरकार को आईना दिखाता है सुप्रीम कोर्ट, तो आप हथेलियां पटकाते हैं, और जब आपको जेल जाना पड़ता है तो आप सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि दोहरी मानसिकता चेंज कीजिए, जो ईमानदारी है जनता के बीच में उसको लेकर आइए, जनता आपकी बात को समझे और विपक्ष में आपको सम्मान दे। ये तो चलता है राजनीति में। देवेंद्र प्रमुख साहब, अभी मुझे एक बात बताइए, अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई आप नए स्कूलों का निर्माण करेंगे और वो भूकंप रोधी इमारतें होंगी जिन पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा, और पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी चीजें डिटेक्ट की गई हैं कि भाई कोई चीज 100 रुपए की है, वो 300 रुपए में खरीद ली गई, तो वो भी तो टैक्स पेयर का पैसा है, विपक्ष इस पर नजर क्यों नहीं रखेगा? इसका एक रीजन बता दीजिए मुझे, आप क्यों ना नजर रखे विपक्ष? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं एक चीज कहता हूं कि भारत का जो लॉ है, संविधान है, कानून है, उसके अनुसार जो है सारे काम होते हैं, सारी चीज मानक तय होते हैं। कोई बिल्डिंग बनेगी, कोई आप जितना रेट या कोटेशन जो भी आप लेकर आते हैं उसके अनुसार वो सब जो है लिखित में होता है। अगर आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है, तो मैं इसी को कह रहा हूं ना कि आपके कहने से नहीं हुआ तो एक बार आप आइए ना सबूत ले लेकर कि हम ये लेकर आ रहे हैं और ये दर्ज नहीं हो रहा है, हम कोर्ट गए थे, हमारे वकील ने ये चीज डाली इस केस की, हम यहाँ हेयरिंग कर रहे हैं। अगर कोई केस किसी नेता के खिलाफ चल रहा है तो मुझे गिना दीजिए डंके की चोट पर बैठकर, बहुत बड़े बड़े नेता बैठे हैं, कि कितने केसों में जो भारतीय जनता पार्टी में आप हायरिंग हो रही है आपकी तरफ से। अरे आप उन पर एलिगेट करते हो भाई, आपका विपक्ष का काम भी है, लेकिन उसे साबित भी तो करोगे, उसके लिए लड़ाई भी तो लड़ोगे। वो लड़ाई कौन लड़ेगा? अब सरकार तुम्हारी बननी है, जीत तुम्हें चाहिए, और लड़ाई के लिए आम जनता आकर जो कोर्ट में खड़ी होगी। अरे आम जनता के लिए आप आए हो, हम भी आम जनता के ही हैं, तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। आप दिखाइए हमें कि यहाँ गलत हुआ है, इतनी बार हमने पकड़ा है, इतना ये किया, हमने हजारों सबूत आपको दिए हैं। हमने चलिए ठीक है, बीच में आपको रोक रहा हूं। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दिल्ली के श्यामनगर झुग्गियों पर एक्शन देखने को मिला है। अवैध झुग्गियों को ध्वस्त किया गया और साथ ही पीले पंजे की गड़गड़ाहट एक बार फिर राजधानी में गूंज उठी। पीले पंजे की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। सुभाष नगर के श्यामनगर झुग्गियों पर कार्रवाई देखने को मिली है। पीला पंजा एक बार फिर से खुला, और जब बंद हुआ तो उसके बाद नजारा जो देखने को मिला वो झुग्गियां टूट चुकी थी। एमसीडी की कार्रवाई से लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोग परेशान है, जो रह रहे थे झुग्गियों में उनकी आंखें नम है। जाएं तो कहां जाएं? कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स की मौजूदगी फिलहाल देखी जा रही है, लेकिन सुभाष नगर के इस इलाके में झुग्गी तोड़ने की जो कार्रवाई हुई है ये ऑलरेडी प्री प्लान पूरा का पूरा प्रोसेस रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ नई बात हुई है। पहले नोटिस जो है वो जरूर दिया गया था, अवैध झुग्गियों को ध्वस्त किया गया, पहले समय दिया गया था, और दिल्ली के श्यामनगर झुग्गियों पर ये एक्शन देखने को मिला। अवैध झुग्गियों को ध्वस्त किया गया है। तो चलिए इसी के साथ अब चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। अब डायरेक्ट जा रहा हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ विष्णु पांडे जी जुड़े हुए हैं। विष्णु पांडे जी, अभी जिस तरीके से चर्चा में हम बातचीत कर रहे थे स्कूलों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो आपने अच्छे से सुना, क्या कहेंगे इस पर? प्रतिक्रिया चाहता हूं आपकी।
पहली बात तो दीपक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि एमसीडी के भी हालात बिल्डिंग के बहुत ज्यादा जर्जर हो रखे हैं, तो उस पे तो सवाल बनता ही है। देखिए बीजेपी ईडी पार्टी जो है ये दोहरा चरित्र रखती है राजनीति में भी और जनता के बीच में। मैं बताता हूँ कैसे, आप समझिए। बीजेपी अब ये कह रही है कि हमारे 22 स्टेट में गवर्नमेंट है, तो 22 स्टेट में गवर्नमेंट होते हुए भी आप किस दूसरी जो इलेक्शन में लड़ने जाते हो तो वहां के मुद्दे नहीं लड़ते, क्योंकि आज की डेट में डाटा देखा जाए ना तो यूपी में भी 2238 स्कूल जर्जर है, मध्य प्रदेश में 2659 स्कूल ऐसे जो जर्जर हालात में है, और गुजरात में तो रिकॉर्ड है 3860 के आसपास स्कूल जो जर्जर है। कई 30 साल हो गए वहां पे सरकार होते हुए। तो जनता के बीच भी और राजनीति में भी इनको दिल्ली की ज्यादा चिंता है, इनको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात कहीं की चिंता नहीं है, बिहार की भी नहीं है, वहां भी 1200 स्कूल हैं। दिल्ली की 108 स्कूलों को लेकर और 7 स्कूल जो ऑर्डर हैं जो 0.5% है। जो मैं खुद कह रहा हूं कि ये नॉर्मल रूटीन है, चेकअप होना, तोड़ना, बिल्डिंग में ये सरकार डिपार्टमेंट में काम होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि 400-500 है, तो मैं डाटा बता दिया मैंने यूपी का और एमपी का और गुजरात का, इन सब का। तो ये दोहरा चरित्र सबसे पहले बीजेपी को बाहर आना पड़ेगा। आपको हर राज्य को एक नजरिए से देखना पड़ेगा, जनता को भी देखना पड़ेगा। आप आज की डेट में एमसीडी भी आपके पास सालों से 17 साल तो हो गए ना, 17 सालों में आपने कितने बिल्डिंग आइडेंटिफाई करके काम कर लिया। और दीपक जी ने बिल्कुल अच्छी बात की यहाँ पे कि भैया उनके जो हालात थे 1.5 साल में जो और बदतर हो चुके हैं सरकारी स्कूलों के, ठीक है, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हो आप। और देखिए ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कि सरकारी स्कूल के बच्चे आईआईटी में नहीं गए, क्या दिल्ली के स्कूल के टीचर्स बाहर नहीं गए, या केजरीवाल गवर्नमेंट ने स्मार्ट स्कूल्स नहीं बनाए, वहां पे स्कूलों को वेल डेवलप के अच्छे लेवल पे लेके नहीं गए। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता और ऐसा नहीं होता ना तो जो न्यूयॉर्क टाइम्स में एजुकेशन के बारे में नहीं छपता यूएस में, आप समझिए। तो कहानी यही है कि ये दोहरा चरित्र बीजेपी को छोड़ देना चाहिए। वो उनको 22 स्टेट की बात कर रहे हैं, पूरे सरकार में भारत की बात कर रहे हैं, तो पूरे भारत में अपने दूसरे राज्यों को भी देखें, वो दिल्ली के पीछे ना पड़े। ये बात बिल्कुल ठीक कही राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं कि दिल्ली से इतना प्यार ना करके बाकी अदर स्टेट से प्यार तो करे। अरे वहां भी तो देखिए क्या हालात चल रहे हैं। ये दोहरा चरित्र करने से जनता के बीच कहीं ना कहीं एक भ्रम पैदा होता है कि बीजेपी करना क्या चाह रही है। अभी फिलहाल जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी लगातार केवल इसी चीज को देख रही है जो एक नेगेटिव है, दोहरा चरित्र, दोहरा दृष्टिकोण रख रही है आम आदमी पार्टी। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी सर, सवाल आपसे ही है। नहीं, हम कहाँ रख रहे हैं सर, हम बीजेपी रख रही है ना। वो तो अभी तो इन्होंने बोला कि 22 स्टेट पे गवर्नमेंट है हमारी। भाई हम तो कह ही रहे हैं कि भैया 0.5% रेशियो है, 30 साल 40 साल पुरानी बिल्डिंग है। अगर ऑडिट का एक नेशनल लेवल पे 12 साल सरकार होते हुए भी कोई डिपार्टमेंट ऑडिट का कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है कि वो 3 साल में होगा या 5 साल में, हर साल होना ही इंपॉर्टेंट है। वो हायरार्की है ही नहीं। तो हायरार्की सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो बनाता है लॉ मेजरली। वो कौन लेके आएगा उस चीज को कि पूरे भी जितने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है उनका मैंडेटरी ऑडिट 3 साल में होना चाहिए, 5 साल में होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। तो वो ऑडिट में लेवल पे देखा जाए तो नहीं बना पाए। तो इनको तो सिर्फ किसी तरीके जनता को बेवकूफ बनाना है। भाई 22 राज्यों की आप बात कर रहे हो तो 22 राज्यों के मैं स्कूलों की तो बात कर लो, वहां तो दिल्ली से ज्यादा जर्जर है। अभी फिलहाल लगातार हमारे साथ जो है वो कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। दीपक शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अभी फिलहाल दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि विपक्ष को केवल नेगेटिविटी ढूंढने के अलावा कोई काम नहीं। अब बीजेपी एक तरफ कह रही है कि हम भूकंप रोधी इमारतें बनाने के लिए पहल कर रहे हैं, वहां पर विपक्ष ये देख रहा है टेंडर प्रक्रिया किस तरीके से होगी, किस तरीके से नहीं। अगर कुछ होगा तो वो सामने आ जाएगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल, लेकिन सवाल इस बात का कि जो चर्चा होनी चाहिए क्या वो चर्चा हो पा रही है? क्या सवालों के जवाब जो हम मांग रहे हैं क्या वो मिल पा रहे हैं? ये न्यूज आपके सामने है और ये नवभारत टाइम्स की है। इसका हेडिंग है एमसीडी स्कूलों की 31% इमारतें जर्जर और खतरनाक। तस्वीरें देखिए, ऐसी बिल्डिंगें कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। 13 अप्रैल 2023। अब ये तय कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी? मैं सवाल फिर ये पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि हम स्कूल की बिल्डिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हम तो 2023 की बात कर रहे हैं। बताइए कौन जवाब देगा इस बारे में? क्या सवालों पर मौन साधने से सवाल खत्म हो जाएंगे? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, इसका जवाब क्या ये 31% इमारतें ठीक हो चुकी हैं? हम इस न्यूज डिबेट के अंदर ये पूछना चाहते हैं। न्यूज रिपोर्ट के अंदर ये हम अपना फैक्ट कोई क्रिएट नहीं कर रहे हैं।
ये न्यूज बता रही है। दूसरी बात, अब बात आती है, अभी मैं इससे पहले बात कर रहा था, सवाल कुछ विषय को जानबूझ करके सामने लाया जाता है, न्यूज बनाया जाता है, लेकिन ये न्यूज कौन बताएगा? इसके अंदर अगर आप देखें, ये देखिए दिल्ली हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है, दिल्ली हाई कोर्ट की सरकार को कड़ी फटकार, 2025 में भी टी शेड में स्कूल चला रही सरकार, इसका जवाब कौन देगा? हर क्रेडिट आपके लिए, फिर डिस्क्रेडिट किसके लिए? जवाबदेही कोई नहीं। आप आंकड़ों पे बात कीजिए, आप आंकड़ों पे बात कीजिए। जब इस न्यूज रिपोर्ट बताती है 14 स्कूलों के नाम बता रहे हैं, सर्वोदय कन्या विद्यालय, जीनत महल, कमला मार्केट, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल, ये सभी स्कूल्स हैं। तो बताइए, आपके पास तो सारी जानकारी, आप सरकार में, और आपका उत्तरदायित्व है आंकड़ों पर जानकारी देना। सामान्य जानकारी तो आप दे ही देंगे, लेकिन हम आंकड़ों के पर आपसे जवाब चाहते हैं, इसके अंदर दे दीजिए जवाब। हम तथ्यों में बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का केवल कुछ एक न्यूज ला करके कि हम ये करने जा रहे हैं, इस बात से नहीं बताया जा सकता जो नहीं किया गया, उसके ऊपर बताया जाए। ये विषय सुरक्षा का है, बच्चों की सुरक्षा का है। आपने पहले सबसे पहले ये प्रश्न पूछा और मैं इस बात से सहमत हूं, जो मुख्य विशेषज्ञ है इसमें, इन लोगों ने बोला सुरक्षा का विषय, हम इस बात से सहमत। तो बताइए, आपने क्या सुरक्षा इंश्योर कर ली? 2023 से अगर ये खबर चल रही है तो क्या सुरक्षा इंश्योर हो गई बच्चों की? ये सवाल 2023 से पहले को लेकर भी तो सवाल उठना चाहिए ना, या नहीं उठना चाहिए? मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। कल अगर सामान्य बात करेंगे तो बहुत सारी बात कर, ये आंकड़े हमारे पास जो उपलब्ध है, न्यूज रिपोर्ट जो बता रही है, उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं आपसे। केवल इसलिए 2023 की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर डेट की बात कर रहा हूं, नहीं तो सूचना को बोला जाएगा कि ऐसी कोई सूचना नहीं है, इसलिए मैं न्यूज रिपोर्ट आपके सामने लेकर बैठा हूं इसके अंदर डिबेट में। चलिए ठीक है, निपुण आलम साहब लगातार हमारे साथ है। अब आलम साहब, जिस तरीके से पूरा का पूरा एपिसोड इस समय राजधानी दिल्ली में चल रहा है स्कूलों के लेकर, अब शिक्षा को लेकर एक तरफ भाई जहां पर आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती थी कि भाई हमारी तरफ से स्कूल को चमकाया गया, और यहाँ पर विदेशों से नेता मेयर देखने आए कि भाई किस तर्ज पर दिल्ली के स्कूलों को डेवलप किया गया है। अब बीजेपी ने इस चीज की काट ढूंढी है क्या इस चीज में कि ये स्कूलों की सच्चाई है? नहीं, देखिए, जैसे मैं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने एक न्यूज़पेपर का नाम लिया न्यूयॉर्क टाइम्स। उसका तो मुझे लगता है कि आप भी समझते हैं, हम भी जानते हैं कि उसका नजरिया किस प्रकार रहा है हमारे देश के बारे में। पार्टी की बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन हम जानते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरें किस प्रकार से इंडिया में चलती हैं और इंडिया के अगेंस्ट चलती हैं। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको कई सारी न्यूज उसकी दिखा सकता हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स की, कि जिस प्रकार की वो बातें लिखता है। चलिए ठीक है, फिर भी एक मॉडल बनाया गया, एक चीजें दिखाई गई, चुनाव में मुख्य मुद्दा भी रहा। और मैंने जैसे कहा कि देखिए, सरकारी स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, वो जनरली जो आम बैकग्राउंड है, यानी कि कॉमन बैकग्राउंड, उनके बच्चों से वो बच्चे पढ़ते हैं, और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक उन्हीं के बीच में है। उनके बीच में उस मॉडल को दिखा के किसी भी स्टेट में चढ़ना है, भाई आदमी कोई भी पार्टी है वो एक स्टेट के मॉडल को दिखाएगी, देखो हमने करके दिखाया। आप सोचिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में कैंपेनिंग कर रहे थे बीजेपी के लिए, या बीजेपी में उनको प्रमोट किया था, तो गुजरात मॉडल की चर्चा बहुत ज्यादा थी कि गुजरात में जिस प्रकार की तस्वीर नरेंद्र मोदी जी ने चमकाई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो ऐसे ही वो हर जगह देश के लिए कार्य करेंगे। तो इस मॉडल बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूँ, हम बार बार उस बात को कहेंगे, अगर 108 स्कूलों को, भवनों को चिन्हित किया गया है, तो उनको गिराने में दिक्कत क्या है? अगर लगता है कि सरकारी मानकों के अकॉर्डिंग, और आपको लगता है कि गलत तरह से चिन्हित हो रहे हैं, तो हमारे पास तो बहुत सारी कार्रवाई है। आप सरकार को बोलिए कैसे कैसे कर सकते हैं, न्यायपालिका है, आरटीआई है, कि क्या मानक पर आपने क्या क्या देश के सामने रख दीजिए। आम आदमी पार्टी तो उसमें काफी मजबूत है। और मैं कुल मिला के बात कहूंगा कि देखिए, सिंपल सी बात है, बच्चों की सुरक्षा का मसला है, उसको निश्चित रूप से कंसीडर किया जाना चाहिए। शिक्षा अपनी जगह है, वो भी मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन कोई भी पार्टी से आप ये सोचें कि वो पॉलिटिक्स नहीं करेगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप सोचिए, आम आदमी पार्टी का लगातार ये मुद्दा चल रहा था कि राम मंदिर में जो मामला हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो अयोध्या का मामला है, अयोध्या का मामला यूपी का मामला है, लेकिन यूपी चुनाव से पहले इस बात को आया गया है।
पहले तो नहीं आई, चलो ठीक है, जब भी आया जैसे भी आया, तो दिल्ली में उस प्रकार का माहौल बनाना। 3 दिन पहले हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया, हनुमान चालीसा की बातें की गई, सुंदरकांड की बातें की गई। हमने साल भर तो देखा नहीं, या हमने पहले तो देखा नहीं किस प्रकार के आयोजन को लेकर आम आदमी बहुत उत्साहित रही हो कि भाई कोई घटना जैसे हनुमान जयंती थी तब उन्होंने कुछ किया हो। तो वो भी इस बात को देख रहे हैं कि मुद्दा कैश करने का समय है, कैश कर लिया जाए, और हम कहीं ना कहीं जो भी आगामी चुनाव पंजाब का है, यूपी में है, उसको दिखाएंगे कि देखो बीजेपी ने क्या किया। कि बीजेपी के लिए राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी सत्ता में आई तो राम मंदिर आंदोलन के बाद ही आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज किसी ना किसी वीकनेस को लेकर उठाने का प्रयास करती है तो दूसरी पार्टी क्यों नहीं करेगी? इसमें क्यों कुछ आप सोच रहे हैं? और ये स्कूल आपके थोड़ी ना है भाई, 10-11 साल आपकी सरकार रही, तो 10-11 साल में आप भी तो कर सकते थे ना स्टडी की, कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है। मुझे अच्छे से याद है 2023 के चुनाव थे तो स्कूल को लेकर पूरी जमानी जंग हुई थी। सौरभ भारद्वाज जी पहुंच गए कहीं पर, बीजेपी के कुछ नेता पहुंच गए, वहां से मतलब बहुत सारी चीजें हुई, आप जानते हैं। पता हम तो उसमें न्यूज में रहते थे, आप भी जानते हैं कि किस तरह एनालिसिस करते थे चुनाव को। मतलब सौरभ भारद्वाज जी चैलेंज कर रहे हैं, आप आओ, फिर बीजेपी के नेता पहुंच जा रहे हैं चैलेंज को स्वीकार करते हुए, या प्रवेश वर्मा जी हो। तो ये तो पार्टी में चल रहा है, इसमें आप ये कहते हैं कि वो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन मेन बात ये है, बच्चों की सुरक्षा का मसला है, उसमें किसी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और बीजेपी का अगर ये कदम है, मैं इसको स्वागत योग्य कहूंगा। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि हाँ, जो स्कूल जाएंगे उनके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे, इसको भी एक तस्वीर सामने रखी जाए। और मुझे लगता है कि बिल्डिंग गिरेगी तो ये तो सरकार सोचेगी। नहीं, एक चीज ये भी तो है ना कि अगर इन स्कूलों को संवारा जाता है, अब इन 7 स्कूलों को जो तोड़ा जाएगा, ये तो उनकी बात कर रहा हूं अभी केवल मैं, आलम बयान साहब की, जो एट दैट मोमेंट करंटली ही स्कूल जाने लायक ही नहीं है बच्चों के, कि बच्चे उसमें पढ़ नहीं सकते। भाई कभी भी दीवार गिर सकती है, किसी बच्चे की जान जा सकती है। तो इतना वो स्कूल नहीं बनते, उन बच्चों का क्या, वो कहां पढ़ेंगे जाकर, क्या व्यवस्था होगी? हाँ, अब ये देखो, यही बात है कि 7 स्कूल गिरेंगे, सरकार ने उसमें क्या व्यवस्था की है वो पब्लिकली आना चाहिए। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की ये चिंता ज्यादा होनी चाहिए कि 7 स्कूल, और मान लीजिए उनको लगता है आम आदमी पार्टी को गलत तरीके से जनता का पैसा मिसयूज हो रहा है, जानबूझ के बिल्डिंग गिराई जा रही है केवल केजरीवाल सरकार की विफलताओं को दिखाने के लिए, तो आप जाइए ना, उसका पूरा डाटा निकालिए, कितनी बिल्डिंग है, सरकार से मांगिए डाटा कि भाई आपने किन मानकों पर कहा कि बिल्डिंग खराब है, आप दे दीजिए। पब्लिक इस प्रकार का आंदोलन कीजिए, उस प्रकार के आंदोलन के माध्यम से आप करेंगे तो मैं मानता हूं कि ज्यादा लोग आपको सीरियसली लेंगे। लेकिन अभी केवल हम ये कहते रहे कि बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है, हमारे मॉडल को फेल कर रही है, तो ये समझ में आने वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं, दिल्ली के ही बच्चे हैं। बिल्कुल सही बात है। देवेंद्र प्रमुख लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमुख साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी आपने सुना और साथ ही निपुण आलम बयान साहब, दीपक शर्मा जी, तीनों की प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी, आपसे जवाब चाहता हूँ। देखिए, मैं निपुण सर को ही सुन पाया हूं और दूसरे साथियों को नहीं सुना, लेकिन मेरी बात का ज्यादातर आपको जो प्रत्यक्ष में जवाब मिला है। और एक चीज और मैं बसंत सर क्लियर कर रहा हूं, मेरी लगभग वही बातें हैं, मैं ज्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहता, डिबेट के विषय पर ही बात कर रहा हूं। 7 स्कूलों की बार बार बात आ रही है, 108 स्कूलों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि हम बच्चों की व्यवस्था करेंगे, निश्चित करेंगे, अच्छे स्कूल में करेंगे, सुविधाजनक करेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनको दिक्कतें, उनके लिए खतरा है। उस खतरा को मिटाने के लिए ही तो हम इतना पैसा या बजट सरकार खर्च करने का काम कर रही है हमारी, और कोई बात थोड़ी देख रहे हैं हम घटना। अभी हमारे साथी जो आम आदमी वाले हमें पढ़ा रहे हैं, बार बार जो दिखा रहे हैं, और जब हम चर्चा करते हैं कि इस देश में 50 वर्षों से क्या हुआ, तो वो एक ही चीज कह रहे हैं कि आप उतने पीछे मत जाइए। तो 11 वर्ष लगभग आपने इस पर दिल्ली में बैठे हो गए आपको, और शिक्षा का मॉडल और दारू शराब का मॉडल, 2 मॉडल आपके इतने प्रचलित थे कि आप उस पर चर्चा करते थे, बहस करते थे, और आपकी विधानसभाएं चलती थी लगातार, कई दिन निकल जाते थे, और आज उसी पर आप पहली प्राथमिकता में घिर रहे हैं। आपके वही काम जो है जनता के बीच में निकल कर आ रहे हैं। ये पुन सर ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। अगर आपको लगता है तो आप डेटा निकालकर, सारी चीज कमियां निकालकर, कि भारतीय जनता पार्टी ने द्वेष के कारण ये 108 स्कूल वो चयनित किए हैं जो हमने बनाए थे या इस स्थिति में है ही नहीं। आज ये कह रहे हैं कि भाई बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 50 वर्षों पुरानी बिल्डिंग है, तो फिर आप इसे जो है, जो मैं कह रहा था, ये 4 करोड़ 3 करोड़ को कह रहे हैं कि भाई इसमें
इस तरीके का नहीं है, लिखित में नहीं है। आपके स्लोगन छपते थे, आपके मंत्री सिसोदिया जी भी कहते थे कि शिक्षा की बात हम विदेशों में करते हैं, हमारा सम्मान होता है। यात्रा भी हुई है आपकी, विदेश यात्रा भी। ये देश जानता है, दिल्ली प्रदेश जानता है, दिल्ली है राजधानी है देश की। यहाँ का हर नौजवान से लेकर और बच्चे तक सब जानता है। इसी शिक्षा के पीछे आप सर में हाथ मार मार के चुटिया में हाथ मारते थे बहुत। आज उसी की वजह से तस्वीर सामने आ रही है। और आप बयान देते थे कि हमारी सरकारों के मंत्रियों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे, मतलब आप उसे उठाओ तो कई डिबेट घंटे की कम पड़ जाएगी। हमारे पास हमारी चीज ये है कि तुम 4 चीज नोट कर कराते हो, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो। हम लोग जो है मेहनत करते हैं, इसलिए अपने दिमाग से ही बोलते हैं, कोशिश करते हैं मेमोरी में ये चीज पड़ी रहनी चाहिए। जब क्वेश्चन झुके तभी जवाब आना चाहिए, तथ्य के साथ आना चाहिए, सच्चाई के साथ आना चाहिए। जब हम राजनीति कर रहे हैं, 24 घंटे हम इसमें लगा रहे हैं अपने, तो फिर हमें किताब लेने की, कॉफी लेने की, डाटा लेने की जरूरत कहां पड़ेगी? डाटा तो ये है हमारा। हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आप बूथ के स्तर के भी कार्यकर्ता थे, सवाल करोगे जवाब देगा। हम किसी भी व्यक्ति को ऐसी जगह किसी भी पद पर नहीं भेजती हमारी पार्टी। देवेंद्र साहब, वो उसकी क्षमता के अनुसार हो, ऐसा होता कौन कौन से पैरामीटर्स पर आपने तय किया है वो मैं थोड़ा समझना चाहता हूं प्रमुख जी। कौन कौन से मायने हैं, किन किन मानकों के बेस पे आपने ये तय किया कि 108 जो स्कूल हैं वो असुरक्षित हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक चीज और बसंत सर क्लियर कर रहा हूँ। हाँ। मायने और मानक जब आप प्रत्यक्ष में जाए, आज हमारी सरकार है, हमारे पास सारी चीजें, पूरा अमला है, पूरा प्रशासनिक अमला है आज, और कहीं इंजनों का अमला है भाई। आज तो आप वैसे भी आप बहुत खुश भी हो रहे होंगे, 12 जोन के नतीजे भी तो आ गए हैं। नहीं, वो खुशी वाली, अब आपका समय कम बच रहा, फिर उसमें निकल जाएगा। उसके लिए नहीं, वो बात एक अलग है। 10 सेकंड में आप बात पूरी कीजिए, उसके बाद आम आदमी पार्टी पर जा रहा हूँ। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, एक एक चीज तथ्यात्मक चीज निकाली गई है, पूरी जांच के साथ है, पूरी एविडेंस के साथ है। जहां जरूरत है पहले वहां काम करेंगे। एक एक चीज को करके पूरी सुधार की जिम्मेदारी है। दिल्ली को जो है दिल्ली बना देंगे। पेरिस की जरूरत नहीं करता मैं, अमेरिका इंग्लैंड की बात नहीं करता। दिल्ली ऐसा शहर होगा जैसा आज पूरी दुनिया कहती है कि हमें मोदी जैसा लीडर चाहिए, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया कहे हमें दिल्ली चाहिए। दिल्ली जैसा शहर भारत। विष्णु पांडे जी क्या कहेंगे? मैं पूरी दुनिया कोई नहीं चाहती कि मोदी जैसा नेता चाहिए जो 12 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर पाए। अरे सुन लीजिए ना, मैं सुन रहा था सर। आप सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। देखिए, इन्होंने अभी बात कही आबकारी नीति की। आबकारी नीति की कथा कथित थी, वो तो भाई निचले स्तर से डिस्चार्ज हो गया। उसमें तो अब आप आगे गए हो, हायरिंग की बात अलग, डिस्चार्ज हो गया केस, वो तो मुद्दा ही खत्म हो चुका है। अरे सर सुन लीजिए ना, सर सुन लो ना, मैं एजुकेशन में बता रहा हूँ आपको। अरे सुन लीजिए, एजुकेशन में बता रहा हूँ आपको। अरे मैं एजुकेशन में बता रहा हूँ आपको। 22 स्टेट में एक ऐसे एक भी स्टेट बता दीजिए आप। 22 स्टेट में एक बता दीजिए। आज वो मोदी की चर्चा कर रहे हैं, आज यार केजरीवाल जी की चर्चा नहीं हो रही। सर 22 स्टेट में और वैगनआर गाड़ी, 22 में एक स्टेट दुनिया का सबसे बड़ा बंगला बनाकर इस तरीके से प्रतिनिधिमंडल आए को लूटा है। उसका परिणाम है कि दिल्ली की जनता ने लात मार के बाहर कर दिया है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा। ठीक है समझिए प्रमुख साहब एक सेकंड सुन लेते हैं। जनता जो चाहती है वो करिए। देवेंद्र प्रमुख जी, कांग्रेस से पहले हुआ होने वाला अगर वर्तमान आपका राउंड हो चुका हो तो एक सेकंड सुन लीजिए विष्णु पांडे जी क्या कह रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। विष्णु पांडे जी बोल रहे हैं, पांडे जी बताइए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। देखिए जो बात सच होती है ना वो चुभती है। सच यही है कि जो आपका नीति में क्या फैसला आ चुका है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, 22 राज्य में, इनके 22 राज्यों को ये सीना ठोके कहते, 22 राज्यों में एक ऐसा स्टेट बता दीजिए। एक कह रहा हूं मैं, 12 साल हो गए इनकी सरकार को, जिसमें 8 देशों के प्रतिनिधिमंडल आए हो और विजिट करके गए हैं।
अमेरिका के, ब्रिटेन के, फिनलैंड के, सिंगापुर के, डेनमार्क के, यूएई के, ऑस्ट्रेलिया के। अरे आप बताइए, स्टेट का नाम बताइए ना, स्टेट का नाम बताइए, स्टेट का नाम बताइए, स्टेट का नाम बताइए आप, एक स्टेट, अरे एक स्टेट का नाम बताइए आप, एक स्टेट का नाम बताइए, इतनी बड़ी संख्या में एक स्टेट का नाम बताइए। समय बहुत ज्यादा नहीं है, दीपक शर्मा जी के पास पढ़ना। दीपक शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए, प्रवक्ता कांग्रेस। सर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि समय की कमी, आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी, शर्मा जी। जी बसंत जी, हम बात करना चाहेंगे जो आरोप और प्रत्यारोप और निष्कर्ष विहीन अभी चर्चा अगर मान लो हम करने बैठेंगे तो एक बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं, लेकिन सवाल इस बात का, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, सवाल इस बात का है, पहली बात इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल करना चाहूंगा, क्या 108 भवन जो अभी इंस्पेक्शन के अंदर चिन्हित किया गया उसमें 7 को ध्वस्त करना है? अब यही खबर है ना इसके अंदर। आज विषय हम विषय के ऊपर बात करते हैं, क्या ये फाइनल लिस्ट है? क्या आज भाजपा के प्रवक्ता यहाँ इस डिबेट में आकर के ये सुनिश्चित करके ये गारंटी दे सकते हैं कि दिल्ली में जितने भी स्कूल्स हैं उनके भवन जो है पूर्णतः सुरक्षित है, उनको सेफ्टी सर्टिफिकेट दे दिया गया? केवल ये प्रश्न के ऊपर मैं एंड करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, अब जवाब मैं लूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जरूर, लेकिन निपुण आलम्बियान साहब लगातार हमारे साथ हैं। सर 30 सेकंड हमारे पास है आपकी प्रतिक्रिया के लिए, उसके बाद वाइंड अप मुझे करना होगा। आलम्बियान साहब बताइए। देखिए, मैं तो मैं कहूंगा कि जब बच्चों की सुरक्षा का मामला हो, पॉलिटिक्स से उसको बात को परे रखना चाहिए, सुरक्षा के मानक तय होने चाहिए और साथ ही बच्चों की जो एजुकेशन हो प्रभावित ना हो, ये ध्यान रखना है। दूसरा, मैं ये उम्मीद कभी नहीं करता कि पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति नहीं करेंगी, पॉलिटिक्स नहीं करेंगी। ये दोनों ही पार्टी कर रही हैं, चाहे हम लोग राम मंदिर वाले मामले में देखें, क्या वहां पर फाइनल हो गया, किसने किया किसने नहीं, जांच चल रही है। आपने आरोप पड़ते रहो कि फलाना कर दिया, बड़े मछली शामिल है, छोटी मछली शामिल है, ये सही बोलते हैं, तो जाहिर सी ओर से पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा सेट करेगी। आप अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, तो इसमें आप फिर नैतिकता की बात मत कीजिए कि वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। ठीक है, जो बात है क्योंकि समय बहुत कम है हमारे साथ। एक बीजेपी प्रवक्ता से मैं एक आखिरी कमेंट ले रहा हूँ, फाइनल कमेंट ही है, इसके बाद वाइंड अप कर रहा हूँ मैं। बीजेपी प्रवक्ता, मैं जो हमारे साथी हमसे गारंटी की बात मांग रहे हैं, वो तो निपुण सर ने भी क्लियर कर दी कि इसे राजनीति का हिस्सा न बनाकर एक बात की मैं उनको गारंटी दे रहा हूँ कि पूरी दिल्ली नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी हमारी है। एक एक चीज की जिम्मेदारी है। कोई भी घटना घटेगी, चाहे किसी को सर्टिफिकेट की बात आए, चाहे किसी को सुरक्षा की बात आए, एक एक बच्चे की जिम्मेदारी है। चलिए इसी के साथ चर्चा खत्म, डिबेट यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत